नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की हर बड़ी खबर की, लेकिन शुरुआत राजनीतिक खबर के साथ, क्योंकि कुछ ही देर के बाद पटना में जेडीयू के नेताओं का सियासी मंथन शुरू होने वाला है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर जेडीयू नेताओं की आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें शीर्ष नेताओं की प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ ये बैठक होगी और बैठक में पार्टी की मजबूती पर चर्चा की जानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह वर्चुअली इस संवाद में मौजूद रहने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में शामिल रहेंगे और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो जेडीयू की बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया कि बैठक के माध्यम से कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। विवादित मुद्दों को विराम देने के तौर पर भी ये बैठक जो है बेहद खास हो जाती है। पार्टी के अंदर कोई गुटबंदी नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं। मेरी रुचि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नहीं है, जिसे लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, उसे विराम लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी रुचि अध्यक्ष पद को लेकर नहीं है। नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा है और इसी भरोसे पर पार्टी है। तो आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का बयान और ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई कंफ्यूजन है और उन कंफ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश इस बैठक के जरिए की जाएगी। का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें जेडीयू के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में पहली बार शिरकत करेंगे जेडीयू के किसी बड़े कार्यक्रम में। उपेंद्र जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आज क्या बैठक जेडीयू के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, इसको क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, एक तो महत्वपूर्ण मेरी समझ से इसलिए है कि काफी कंफ्यूजन जाने अनजाने फैल गया है संगठन के अंदर। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जरूरी था एक बार हम सब लोग एक साथ बैठते। बीच के दिनों में जो मीटिंग हो रही थी, वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, उन बैठकों में मेरा शामिल होना कहीं से आवश्यक नहीं था, क्योंकि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी। फिर भी मेरे नाम को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाया नहीं जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी आ नहीं रहे हैं। कई तरह का इस तरह का अनावश्यक कंफ्यूजन हो रहा था। तो इस बार की बैठक होगी, तमाम तरह का जो कंफ्यूजन अनावश्यक ढंग से क्रिएट हुआ है या किया गया है, सभी कंफ्यूजन दूर होगा और फिर पार्टी जिस तरह से अंदर में है बाहर में भी दिखेगी। अंदर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सब लोग एक हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है, लेकिन बाहर में प्रचारित हुआ। अब इस बैठक से निश्चित रूप से इसमें हम लोग को सहूलियत होगी कि बाहर भी अब दिखेगा कि कोई गुटबंदी नहीं, कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एक है, मजबूती से जनता के लिए काम कर रही है। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपके पार्टी का एक सिद्धांत भी है कि एक व्यक्ति एक पद। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अभी आरसीपी सिंह है, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं। चर्चा इस बात को लेके है कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को कमान मिल सकती है। देखिए, अब पार्टी को फैसला ऐसे विषयों पर लेना होता है। पार्टी में अभी कोई ऐसा फैसला है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी आरसीपी सिंह जी हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कौन होगा, इसका प्रश्न कहां उठता है। दूसरी बात, जहां तक उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की बात है, मेरी रुचि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पद में नहीं है। मैं जनता के बीच रहने वाला आदमी हूं और जरूरत भी अब इस बात की है कि बिहार में जनता के बीच जाकर पार्टी के विस्तार के लिए काम किया जाए। नीचे जो बूथी स्तर का हमारा कार्यकर्ता है, उसके साथ संपर्क अधिक से अधिक बढ़े।
इसकी आवश्यकता है और उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। अंदर खाने कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, तो सिर्फ इसको खत्म करने के लिए आज बैठक बुलाया गया है कि और भी कोई बड़ी रणनीति होगी आज के बैठक में? नहीं, सिर्फ इसको खत्म करने के लिए नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से एक बात उसमें आ जाएगी, इस बैठक के चलते हो जाएगा। लेकिन एक तो पार्टी के राज्य इकाई का गठन, कमेटी का गठन पहली बार हुआ है और होने के बाद पहली बार मीटिंग हो रही है, तो एक आपस में गेट टुगेदर भी होगा। और स्वाभाविक रूप से कोरोना के लंबे काल के कारण जो शिथिलता आई है, काम में थोड़ी सुस्ती आई है, तो इस बैठक के बाद सुस्ती दूर होगी और काम मजबूती से आगे शुरू होना है। कई तरह के मुद्दे अभी हैं चर्चा में जनता के लिए। एक तो कोरोना से बचाव का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है। अभी जनसंख्या नियंत्रण का जो विषय आया है लोगों के सामने में, इन तमाम सवालों पर बात होगी, इन मुद्दों पर बात होगी और इसके लिए और रणनीति आगे की बनेगी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने एक बड़ा इशारा किया है कि पार्टी के अंदर जो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, आज के बैठक में उन तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिल्कुल जेडीयू के अंदर होने वाली आज की ये बैठक जो है वो कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, क्या माने कि आज इस बैठक के जरिए विवादों का अंत होगा, इसकी कोशिश जरूर की जाएगी कि जो पार्टी के अंदर स्थितियां हैं वही पार्टी के बाहर नजर आए। कंफ्यूजन जिसका जिक्र उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन आखिर कहां है, क्यों है और किसे है? देखिए विभा, आज का बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और उपेंद्र कुशवाहा को जब ये अगर ये कहने की नौबत आ गई कि कई तरह के कंफ्यूजन है जिसको दूर किया जाएगा आज के बैठक में, तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन था। और कंफ्यूजन का वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए, उसके बाद इस बात की कयास काफी लगाई जा रही थी कि भाई क्या आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, क्या उनकी जगह पे उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। ललन सिंह के नाम की भी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर थी। तो तमाम तरह के कयास चल रहे थे और एक खबर ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार ने बधाई नहीं दिया 2 दिनों तक। तो कई तरह की बातें सामने आ रही थी जिसका खंडन नीतीश कुमार ने खुद किया। लेकिन इन्हीं तमाम कयासों के बीच आज जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और तमाम कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा मेरे साथ हैं। इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई सारे कंफ्यूजन थे, उसका जवाब दिया जाएगा। तो कंफ्यूजन की स्थिति आखिर क्यों हो गई थी जेडीयू के लिए? देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति कुछ भी नहीं है पार्टी के अंदर। ये तो बस मीडिया में चल रही बातें हैं या हमारे विरोधी इस तरह की बातों को करते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हर पार्टी में होती है। हमारी भी नवगठित प्रदेश कार्य समिति है, उसकी बैठक हो रही है, सभी पदाधिकारी आ रहे हैं, पार्टी के सभी वरीय नेता इसमें शामिल होंगे। तो कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ है? ये तो रूटीन वर्क है हर पार्टी का। हमारी पार्टी भी इसको मुस्तैदी से कर रही है। तो देखिए, अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता हैं और इन्हें भी पता है कि आज के बैठक के बाद क्या कुछ बोलना है मीडिया के सामने। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे विभा, जेडीयू कार्यालय में 11 बजे से बैठक शुरू होगी और इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे। इस बैठक में वशिष्ठ नारायण सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा जैसे वरिष्ठ नेता जेडीयू के वो शामिल होंगे। नीतीश कुमार जूम ऐप के जरिए इस बैठक को संबोधित करेंगे और दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं वो भी जूम ऐप के जरिए संबोधित करेंगे। तो ये पहला मौका है जब जेडीयू के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पे दिखने वाले हैं, वो भी तब जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने और कई तरह की चर्चा बाजार में आ गई। और उससे महत्वपूर्ण बात कि आज उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कबूल किया है कि जो कई तरह की बातें सामने आ रही थी उन तमाम कयासों को खत्म करने के लिए आज की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जेडीयू का एजेंडा क्या होगा ये भी इस बैठक में तय होगा। तो नजरें रहेगी 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगा कि क्या विवादों पर विराम आज की इस बैठक के बाद लग पाता है क्या, और जो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं थी, तो आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा को ये कहना पड़ा कि कंफ्यूजन बहुत है और उन कंफ्यूजन का वक्त रहते दूर होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी खबर का। बेतिया से खबर आ रही है जहां एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और विरोधी दल के विधायकों ने विधानसभा में जिस तरह से व्यवहार किया उससे आसन का अपमान हुआ है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। माननीय नेता विरोधी दल और
विरोधी दल के विधायकों ने बिहार विधानसभा में जो अक्षम्य अपराध किया है उससे उनकी सदस्यता चली जानी थी। और मैं खुद 3 टर्म का सांसद हूं, कभी हम लोगों ने ऐसी अव्यवस्था और कुव्यवस्था कभी नहीं देखी। और अब बात करेंगे बेतिया में 16 मौत की, जिसमें जहरीली शराब के कनेक्शंस की बात की जा रही है। तो बेतिया में 16 संदिग्ध मौत के मामले में पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में लौरिया थाना अध्यक्ष सहित 3 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। वहीं लौरिया थाने में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पुलिस केंद्र में तैनात सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार को लौरिया थाने का नया थाना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएम ने इस पूरे मामले में उत्पाद अधीक्षक बेतिया और बगहा के मद्य निषेध निरीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। साथ ही शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। तो बेतिया कांड में लौरिया थाने के पुलिसकर्मियों पर लापरवाही, संदिग्ध आचरण सहित कई मामलों में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि किन किन पुलिसकर्मियों पर क्या कुछ एक्शन हुआ है वो बताना भी बेहद जरूरी, क्योंकि इस पूरे मामले में जहरीली शराब का कनेक्शन की बात सामने आती हुई राजीव कुमार रजक लौरिया थाना अध्यक्ष ने सस्पेंड कर दिया गया है। और ये वो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई इसलिए क्योंकि इनकी तरफ से अनदेखी हुई, कहीं ना कहीं खामियां थी। कृष्णा प्रसाद प्रभारी लौरिया हैं, थाना अध्यक्ष हैं, इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई इनके ऊपर भी गिरी है। सुनील कुमार सिंह जो हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। चंद्रशेखर प्रसाद एएसआई है लौरिया थाने में पदस्थापित, इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। सुजीत कुमार त्रिपाठी लौरिया थाने में एएसआई के पद पर, इन्हें लाइन हाजिर किया गया है। 16 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। विजय कुमार पांडे एएसआई लौरिया थाना, इन्हें भी लाइन हाजिर किया गया है। भूपेश कुमार एएसआई है लौरिया थाने के, इन्हें भी लाइन हाजिर किया गया है। और इन सभी के स्तर से लापरवाही बरती गई। सर्वेश कुमार एएसआई लौरिया थाना, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहां पर शराब बेची जा रही थी। दिनेश सिंह एएसआई लौरिया थाने की, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाकर रखने की जिम्मेदारी थी, कानून व्यवस्था को बनाकर रखने की जिम्मेदारी थी, यहां चूक की गई। 2 महिला सिपाही भी लाइन हाजिर हुई हैं। और ये वो तमाम कार्रवाइयां जिन लोगों के ऊपर होती हुई नजर आई। बेतिया में जहरीली शराब से मौत मामले में अब नेताओं का दौरा जो है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। इन नेताओं के दौरे के साथ अब सियासत देखिए किस कदर जो है वो बढ़ने लगी है। मौत का आंकड़ा जो है वो जैसे जैसे बढ़ता चला गया, उस पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। घटना के 3 दिन बाद नरकटियागंज बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा जो है लौरिया प्रखंड क्षेत्र के देवरवा गांव पहुंची और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने कहा कि अभी तक पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द पूरा आंकड़ा सामने होगा। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में अब शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, फरार हैं। निश्चित रूप से कुछ घटनाएं ऐसी चल रही हैं जिन पर ये बहुत सख्ती से रोक लगानी चाहिए और बहुत जल्दी हम लोग के बीच आएंगी। ये बात आएगा कि नरकटियागंज में कंप्लीट शराब पर रोक लग गई है। औरंगाबाद में देर रात गुप्ता सिनेमा मोड़ के पास स्थित एक मार्केट में भीषण आग लग गई। आग ने अपनी चपेट में करीब 12 से ज्यादा दुकानों को ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद हालांकि दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगने की वजह क्या रही, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इस घटना में करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। आग से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन आग किन वजह से लगी इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं है।
खबर बगहा के रामनगर से, जहां पर पीएचसी में टीकाकरण के दौरान जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। लोग यहां कोरोना से बचने के लिए टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये जो मूल मंत्र है, इसे लोगों ने भुला दिया है। क्योंकि आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उस पर दूर दूर तक लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगी। और कहावत जो आ बैल मुझे मार, वो चरितार्थ होती नजर आती है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि ये खुद आमंत्रित कर रही हैं कोरोना को, न कि कोरोना इनके बीच पहुंच रहा है। वहीं इस भीड़ के आगे अस्पताल प्रशासन भी मुख्य दर्शक बना हुआ है। आपको बता दें कि ये लापरवाही सिर्फ इनकी जान पर नहीं, पूरे समाज पर और आसपास रहने वाले तमाम लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। यहाँ पे कोई भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, कोरोना का बुलाव हो रहा है। कोई भी यहाँ पे कर्मी नहीं है। पहले पहुँचा लगभग 10 बजे के बाद सब कोई कर्मी आया है। पटना जंक्शन में कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए गए। बावजूद इसके यात्री कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। स्टेशन पर ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे हूँ और यहाँ जो देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है वो दिल्ली से चल कर आई है और ये हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस है। और इस ट्रेन से जो है वो जो यात्रा कर रहे हैं लोग, अत्यधिक लोग देख सकते हैं कि बिना मास्क के जो है वो नज़र आ रहे हैं। भैया कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? नई दिल्ली से। कहाँ की यात्रा कर रहे हो? नई दिल्ली से पटना। हम इटावा से यात्रा कर रहे हैं। हाँ? इटावा इटावा जा रहे हैं? नहीं, इटावा से जा रहे हैं फतुहा। मास्क नहीं आपके पास? मास्क मास्क अलाउ नहीं है, पहनना नहीं है। मास्क अलाउ है। हम आप तमाम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आप कोविड-19 का अनुपालन हर वक्त करें, चाहे वो घर में से बाहर निकलते वक्त हो या यात्रा करते वक्त हो। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का भवन तैयार हो चुका है। प्लांट की मशीनें भी जमुई पहुंच चुकी हैं और सभी मशीनों को क्रेन की मदद से उतारा गया। अब इन मशीनों को 2 से 3 दिनों में इंस्टॉल कर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। मौके का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना के तीसरे संभावित लहर को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना किया जा रहा है और देख सकते हैं उसका काम जोरों शोर से है। दिल्ली से मशीन आई है, जो ऑक्सीजन प्लांट का जो मशीन है वो दिल्ली से आई है। उसको क्रेन की मदद से अंदर रखा जा रहा है, जो बिल्डिंग बना हुआ है ऑक्सीजन प्लांट के लिए। और बता दूं कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 से 3 दिन में ये जो प्लांट के मशीन जो आए हुए हैं इस प्लांट में इंस्टॉल हो जाएंगे और इंस्टॉल हो जाने के बाद जो पाइपलाइन के माध्यम से सदर अस्पताल पर जो वार्ड है और बेड है वहाँ पर ऑक्सीजन के पाइप के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑक्सीजन का उत्पादन लगभग 2 से 3 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा और इंस्टॉलेशन के पूरा करने के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। आज पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। तीसरे वेव के आशंका के बीच में बिहार में ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास लगातार तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के आईजीआईएमएस की, जहां पे एक ऑक्सीजन प्लांट आज चालू हो जाएगा और यह प्लांट हवा से ऑक्सीजन तैयार करेगा और इसकी क्षमता लगभग 233 लीटर प्रति मिनट है और इसके निर्माण में लगभग 60 लाख रुपए भी खर्च हुए हैं। और इसके अलावा आईजीआईएमएस में 60,000 लीटर क्षमता के 3 और प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ये तीनों प्लांट भी लगभग उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसके पहले आईजीआईएमएस पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाना चाहता है ऑक्सीजन के मामले में। और इसके अलावा तमाम तैयारी भी पूरी हो गई। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल की, जहां पे तमाम तैयारियां पूरी हो गई है और आज इसका उद्घाटन होने वाला है। और पिछली बार जब कोरोना का कहर हुआ था तो ऑक्सीजन को लेकर काफी ऑक्सीजन की कमियां देखी गई थी, जिसकी वजह से काफी हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार वैसी परिस्थितियां अगर आती है तो ऑक्सीजन की कमी न हो, इसको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और अब बात बिहार में बाढ़ के विनाश लीला की। सीतामढ़ी में बागमती नदी ने अब भी कई इलाकों में कहर बरपा रखा है। रुन्नी सैदपुर का इब्राहिमपुर गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लोगों के घर डूब चुके हैं, चूल्हा चौका बंद हो चुका है, घरों में रखे सामान खराब हो चुके हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। गांव में आने जाने का एकमात्र सहारा अगर इन लोगों के पास है तो वो है निजी नाव। लोगों की ये शिकायत है कि अब तक इन्हें सरकारी मदद नहीं मिली। है कि हमरा सबके नाव जाओ के आना जाना दिक्कत है। धान जो है घर में सबके पानी घुसल है, तो वो अगर कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए आटा चावल सब यहाँ रखल है, तो आज सबके घर में पानी घुसल है, तो कथी करते हैं? कुछ सरकार तरफ से मिला है कि ना भोजन? कुछ नहीं यहाँ मिला। हम लोग को बागमती का भीतर में घर है, आने जाने का बहुत कष्ट है, नहीं कोई चीज का साधन है। प्राइवेट नाव चलता है, उसी को हम लोग लेकर जैसे आर पार होते हैं। खाने पीने के भी संबंध में बहुत दिक्कत है। और अब बात सिवान की, जहां पर एक अनोखी शादी रचाई गई। आमतौर पर दूल्हा पक्ष के लोग दुल्हन के यहां बारात लेकर जाते हैं, लेकिन इस शादी में हुआ बिल्कुल उल्टा। यहां दुल्हन ने दूल्हे के यहां जाकर शादी रचाई, वो भी सादगी के साथ। दरअसल लड़के वालों ने कोरोना और लड़की वाले पर कोई बोझ ना पड़े, इस वजह से ये निर्णय लिया कि लड़की वाले मेरे घर आए और यहीं पर शादी हो। ठीक ऐसे ही हुआ और लड़की पक्ष के कुछ लोग लड़के वालों के घर गए और वहां सादगी के साथ इस शादी को संपन्न कराया गया। इलाके में अब इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो लोगों को सिखाती भी हैं, बताती भी हैं कि परंपराएं अगर इस रूप में निभाई जाएं तो वो समाज को आईना भी दिखाती हैं। कोरोना काल होने की वजह से यहाँ पर वर पक्ष की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि यहाँ वधू पक्ष वर पक्ष के घर पहुंचकर वहां पर शादी संपन्न कराई जाए, और लड़के वालों ने इस तरीके से मिसाल पेश की। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस